अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। ओम प्रकाश जी का सवाल है। वापस ओम प्रकाश जी कार्यक्रम में शुरुआत से ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपने सवाल को विस्तार दिया कीजिए कि असल में आप जानना क्या चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है। खैर, एक महत्वपूर्ण बात यह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के अभी दो डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वैद्यनाथन जी ने 7,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वैद्यनाथन जी का नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूँ कि पर्सनली उन्होंने पिच किए हैं और दो बड़े मार्की नाम, बहुत प्रतिष्ठित नाम इन्वेस्टमेंट की दुनिया से उठा करके अपनी ओर आकर्षित किया अपने बैंक की ओर, वारबर्ग पिंकस को और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA। तो ये इन्वेस्टमेंट आना जहां इस बैंक के लिए बहुत सकारात्मक है, वहीं रिजल्ट्स जो ताज़ा आए हैं वो मतलब एकदम निराश करने वाले हैं। आधा घट गया मामला, और उसमें माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है उसने फिर से चोट पहुंचाई है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तरफ रिजल्ट की नकारात्मकता, एक तरफ इन्वेस्टमेंट के चलते जो एक सकारात्मक स्थिति बननी चाहिए, आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, इन दोनों को मिला जुला करके कैसे देखेंगे? जी, तो पहली बात मैं ये बता दूं, आई थिंक कल ही इनका कॉन कॉल कंक्लूड हुआ है। तो मैंने अभी कॉन कॉल सुना नहीं है, मुझे वो सुनना है। वो सुनने के बाद मुझे मेन यही समझना है कि माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस इनके हिसाब से जो था वो यही था कि ये क्वार्टर में मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद नहीं बचेगा। तो मुझे वो बात सुनूंगा, जब तक नहीं समझूंगा नहीं, उसका एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। तो क्या वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया? अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ से आईडीएफसी बैंक में भी फिर अपना कंसोलिडेशन में जाएगा और रिजल्ट इम्प्रूवमेंट पे फिर यहाँ से अपना मूवमेंट दिखाएगा। एट द सेम टाइम ये भी है कि वन टाइम प्राइस टू बुक के पास बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसका प्राइस टू बुक कितना चल रहा है, 1.2 टाइम्स के आसपास है प्राइस टू बुक इसका। टू बुक करीब 1.2 टाइम्स रहेगा इसका। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इसके फाइनेंसेस सुधरने में तो समय रहेगा। मुझे लगता है समय रहेगा। तो मेन एक थोड़ा कॉन कॉल समझ लें। और जो आपने फंड रेजिंग बोला, ऑफ कोर्स रही बिजनेस ग्रोथ के लिए इसको पॉजिटिव माना जाए। 7,500 करोड़ रुपए जो ये लेके आए हैं। और वैद्यनाथन जी वैसे भी शुरू से बहुत मेहनत करते आए हैं इस बैंक के पीछे, तो मे बी मेहनत तो किया, लेकिन एक बार ये रिस्क एसेट बहुत ज़्यादा हो गया, रिस्क एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया बैंक का पोर्टफोलियो में, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो अब वो कितना निकला नहीं निकला, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट में तो समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं उसके बाद फिर इसकी रिवैल्यूएशन। लेकिन फिलहाल मैं एक बार ज़रा कॉन कॉल सुन लूँ, उससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है। इन द मीनवाइल इतना ज़रूर है कि ये जो इन्होंने पैसा रेज़ किया, मे बी इसके बाद ये क्लियर है कि शायद 50, जो भी 50-52 के पास इसका जो बॉटम बना, शायद वो बॉटम बन गया। और अगर ये बात और इसमें और फॉर्मिडेबल इस बॉटम को बना सकती है, अगर मुझे कॉन कॉल सुन के ये समझ में आया कि सारे एक्सेसेस जो थे माइक्रो फाइनेंस के वो निकल गए, अब यहाँ से कुछ बचा नहीं। क्योंकि बहुत बार ये सुनने में आया है कि Q4 में मैक्सिमम हो जाएगा, इसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर वैसा है तो मे बी बैड डेज आर ओवर, गुड डेज विल वेट फॉर द गुड डेज। जी, लेकिन 50 से 52 के आसपास से ये लगभग 69-70 के आसपास तक जो ये चला गया, तो ये परसेंटेज में काफ़ी तेज़ है। हमें रुपए में देखने में शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन परसेंटेज में काफ़ी तेज़ बढ़त बहुत जल्दी आ गई है, और उसके बाद ये रिजल्ट भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिजल्ट के बहाने ये पूरा काफ़ी हिस्सा है ये जो तेज़ी का है 52 से 69 का, इसको रिट्रेस कर जाए? मुझे लगता तो नहीं कि इतनी जल्दी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि 70 के ऊपर सस्टेन ये नहीं करेगा अभी। और जहाँ से 50 से 70 का मूवमेंट है, वो मूवमेंट है 100 से 50 का मूव पहले। तो 100 से 50 ये आ चुका है, 100 से ज़्यादा था ना शायद। हाँ, 100 देखिए, रुपये पहले के ऊपर एक बार जो टॉप बना है वो 100 का ही बना है लगभग, तो आधा हो गया तो था 100 आधा हो गया था। और तो फिर मुझे यही लगता है कि शायद वो वाला एक्सेस निकल चुका है अब। और इसका रिट्रेसमेंट आप देखेंगे तो 70 के आसपास तो बन सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर ये क्लोज होने लगे 3-4 दिन भी 67 के ऊपर, तो शायद ये 70-72 देख ले।
फिर असेसमेंट वहाँ करेंगे, क्योंकि 70-72 के ऊपर मुश्किल है। मोस्टली मुझे ये लगता है कि एक चीज़ हो सकती है इस रिज़ल्ट के बाद, और थोड़ा कॉन्कल मैं समझ लूँ, कि 70-71 तक जाएगा, फिर वहाँ कंसोलिडेट करेगा, लेकिन एक्सटेंड करके इन बिटवीन 38 टू 62% रिट्रेसमेंट इसका जो है, मतलब ₹70 से ₹82 का रेंज में ये बनेगा पूरा रिट्रेसमेंट। यहाँ तक रिट्रेस हो और फिर फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करेंगे कि आगे कैसे रिज़ल्ट होते हैं। स्ट्रैटेजी वाइज़ समझा तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। स्ट्रैटेजी वाइज़ क्या होना चाहिए देखिए, जी। अब अगर इसके पहले तिवारी जी ने विस्तार से अपनी समस्या लिख दी है सुन कर हाँ, के कि 2,500 शेयर हैं इनके पास, 88 का इनका भाव है। हाँ, तो मतलब ये है कि ऊपर लेकर के फँसे हुए हैं और रिकवरी के बाद भी अभी नुकसान नहीं है। हाँ, 88 में टाइम लगेगा, ये बिल्कुल क्लियर रख लीजिए। 88 में बहुत समय लगेगा। कैसे-कैसे चीज़ें हुई हैं देखिए। तो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था करीब ₹83 के आसपास का। ओके। वहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ और ₹100 के ऊपर निकला। लेकिन बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसेस इन दी सिस्टम, जो कि माइक्रो फाइनेंस वाले थे, बैलेंस शीट पे असर हुआ और उसका करेक्शन शुरू हुआ। इस स्टॉक को 80 के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए था, सबसे पहली चीज़। 80 के नीचे सस्टेन होना शुरू हुआ। फिर हमने रिट्रेसमेंट थियरी बहुत बारी इस चीज़ पे डिस्कशन किया, और फिर वो रिट्रेसमेंट थियरी लगाया, और उस रिट्रेसमेंट थियरी के हिसाब से फिर हमारा ये डिस्कशन और डिसीजन हुआ कि ये ₹55 के आसपास तक जा सकता है एक समय के बाद। तो 55 के आसपास तक भी आया, मतलब करेक्शन भी आपका पूरा हो गया। आपके दोनों कंडीशंस पूरे हो गए। एक्सेसेस जो थे उसके कारण करेक्शन भी पूरे हो गए। अब यहाँ से ये वापस चलने की कोशिश कर रहा है, और जो फंडामेंटल सिचुएशन बन रहा है वो ये कि सारे जितने नेगेटिव्स हैं वो न्यूज़ में हैं। एक ही नेगेटिव अब इसको ज़्यादा परेशान कर सकता है, जो हमारा जियोपॉलिटिक्स है। अदरवाइज़ वो मोस्टली ये न्यूज़ में है। डेटा पॉइंट से भी करेक्शन कंप्लीट दिख रहा है, और जो बैलेंस शीट स्ट्रेस है उसके हिसाब से भी एक्सेसेस कंप्लीट दिख रहे हैं। तो मुझे लगता तो नहीं है कि ये जो बॉटम बन गया 52 का, अब ये टूटना चाहिए। तो पहली चीज़ ये एस्टैब्लिश कर लें। अगर ये टूटेगा इसका मतलब बहुत ही खराब होगा। दूसरी चीज़ एस्टैब्लिश करते हैं कि जस्ट इन केस अगर अब ये रिट्रेस कर रहा है, तो रिट्रेस कर रहा है तो 70-72 के पास स्ट्रगल होना तय बात है। कम से कम इस रिज़ल्ट के बाद, मतलब इस रिज़ल्ट के बाद 70-72 तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट निकलेगा। निकला तो डिसाइड कर लीजिए कि फिर आपकी थियरी इसकी हमेशा बाय डिप्स की होनी चाहिए, हमेशा, टिल 52 इज़ टेकन ऑफ। क्योंकि उस जी, केस में यही होगा कि ये स्टॉक का जो ट्रैजेक्टरी होगा बेस्ड ऑन रिजल्ट, कि 70-72 विल गेट कन्वर्टेड इनटू 80, 83, 84, जहाँ से इसका सबसे पहली बार ब्रेकआउट हुआ, और फिर वहाँ तक पहुँच गया तो मोस्टली अगर रिजल्ट सपोर्ट दे दिया तो फिर से ये नए हाई के लिए चला जाए। ये सब तो इसलिए ये डिटेल में दिखा जी, रहा हूँ कि आपने लंबे समय के लिए पूछा है, इसलिए सारी चीज़ों आपके पास आपके टेबल पे रिसर्च होना चाहिए। आप उस हिसाब से अपने आप को बिठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये काफ़ी लंबे समय के लिए आपने पर्सपेक्टिव दे दिया, लेकिन विमल जी स्विंग ट्रेड के लिहाज से 1 महीने के लिए इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, वो भी समझा देते हैं। स्विंग ट्रेड 1 महीने 1 के महीने हिसाब का। से ऐसा है, 1 महीने के हिसाब से विमल विमल जी, इसने अपनी जो भी अपसाइड थी एक बारी निकाल दी है। यहाँ पे 200 ईएमए पियर्स हुआ, पियर्स होने के बाद करेक्शन चल रहा है। क्या हो सकता है? ये वापस इसका करेक्शन इन द रेंज ऑफ 65 टू 61 कहीं पे भी होगा, उतना अंदाज़ा अभी नहीं लगेगा। और जब तक इसका करेक्शन सिक्स मतलब क्लोज़ 61.5 के नीचे नहीं होगा, आप समझें कि ये करेक्ट करके फिर से ऊपर चलेगा और 72 के आसपास जाके रुक जाएगा। मुझे 1 महीने में 72 प्लस माइनस 1 2 रुपीज़ का क्या डिस्कशन करेंगे, वो बाकी बैंक इंडेक्स के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। उससे ज़्यादा नहीं लगता। 70-72 हो गया तो फिर से इसकी रीडिंग ज़रूर करेंगे कि क्या ये 80-85 वाले रेंज के लिए रेडी है। जी, ओके। तो ये रही कहानी आईडीएफसी की। दोनों तरीके से लंबे अवधि का नज़रिया भी एक बार देख लिया हमने, और साथ में इसमें
स्विंग ट्रेड के लिहाज से छोटी अवधि के लिए क्या हो सकता है वो सब भी देख लिया।